आज हम आपको भारत में खाद्य सुरक्षा ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ मतलब खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा का मतलब सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता या पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, यानी सभी लोग भोजन को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं, मतलब ये देखना है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। यानी यदि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो गरीब लोगों को अनाज प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की समस्या आती है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी खाद्य सुरक्षा वही है जब सबको भोजन मिले, सबको अनाज मिले। शासकीय सतर्कता, इसमें शासन की सतर्कता जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति, यदि खाद्य सुरक्षा के मामले में यदि खतरा है तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस पर निर्भर करती है कि सबको जो है खाद्य सुरक्षा मिले। देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पा लेना नहीं है, यानी दोनों टाइम की रोटी पा लेना मात्र ये खाद्य सुरक्षा नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के कुछ आयाम, जैसे खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य है देश में खाद्य उत्पादन, यानी हमारे देश में खाद्य का उत्पादन कितना हो रहा है। खाद्य का आयात, या क्या हमारे देश को खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा है। और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक, यानी यदि कोई आपदा आ जाती है तो हमारे सरकार के पास इतने भंडार हैं कि वो जो है सबको खाद्यान्न दे सकें, सबके लिए खाद्य पदार्थ मतलब सुरक्षा कर सकें। दूसरा, पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। और तीसरा, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास भोजन या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त साधन है, धन है उपलब्ध। तो इस तरह से जब जो है सबके पास इतना धन होगा कि वो खाने की या पौष्टिक भोजन खरीद सकेंगे, तभी वो खाद्य के मामले में सुरक्षित माने जाएंगे। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। पहले तो खाद्य सामग्री पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो, और दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। और तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, यानी सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य के मामले में असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पौष्टिक भोजन या खाद्य सामग्री जो संपूर्ण आहार वाली हो वो खरीद सके। परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी और फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल जैसी स्थिति आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो ऐसी समय में निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य के मामले में असुरक्षित हो सकते हैं। यानी जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो पैसे वाले भी कहाँ से खाद्यान्न खरीद पाएंगे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं। तो किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, यानी जो खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया कि सभी खाद्य के मामले में उस तक पहुंच पाएँ। और हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई
अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी व्यक्ति खरीद सकें, बेच सकें। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक यानी विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों, यानी किसी के भी सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तथा सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो, तभी हम मतलब खाद्य के मामले में सुरक्षित या पूरा विश्व खाद्य के मामले में सुरक्षित हो सकता है। और इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना बहुत आवश्यक है, यानी निर्धनता को दूर किया जाना बहुत आवश्यक है, तभी जो है खाद्य सामग्री सभी लोगों तक पहुंच सकती है, सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, यानी सूखा पड़ गया या अकाल की स्थिति हो गई तो उपज तो ना के बराबर हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है, यानी जहाँ सूखा पड़ा वहाँ पे खाद्यान्न की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो व्यापक भुखमरी यदि मतलब बड़े विस्तृत क्षेत्र में है आपदा और लंबे समय तक है तो व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति भी बन सकती है। तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं जो भुखमरी तथा बेबस होकर दूषित जल, यानी ये मौतें कैसे होंगी, एक तो भूखे मरते हैं और दूसरा दूषित जल या सड़े भोजन का प्रयोग करके, तो और इनसे बड़ी मतलब महामारियां भी फैल जाती हैं तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर में प्रतिरोधी क्षमता भी कम होती जाती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1943 में, बंगाल का अकाल, और इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। तो क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि, यानी चावल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। इससे खेतीहर मजदूर और मछुआरे, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे और इस अकाल में सबसे अधिक वही मारे भी गए थे। अब देखिए ये बंगाल प्रांत में चावल की उपज की सारणी है। 1938 में 85% पैदा हुआ और आयात नहीं करना पड़ा, निर्यात भी नहीं हुआ और 85% उपलब्धता रही। और 39 में 79 लाख टन पैदा हुआ, आयात 4 लाख टन का करना पड़ा, निर्यात नहीं हुआ और 83% उपलब्धता रही। इसी तरह 1940 में 82 लाख टन पैदावार हुई, 3 लाख टन आयात किया गया, निर्यात हुआ नहीं है। इस तरह से 85 लाख टन उपलब्धता रही। 41 में 68 लाख टन उत्पादन हुआ, 2 लाख टन आयात किया गया, निर्यात हुआ नहीं और 70 लाख टन उपलब्धता रही। 42 में 93, यानी अब उत्पादन बढ़ा है, 93 लाख टन पैदा हुआ, आयात नहीं करना पड़ा, निर्यात भी किया गया 1 लाख टन और 92 लाख टन उपलब्धता रही। और इसके बाद फिर 1943 में उत्पादन में कमी आई, 76 लाख टन उत्पादन हुआ,
आयात किया गया 3 लाख टन का, निर्यात नहीं हुआ, और इस तरह से 79 यानी 79 लाख टन उपलब्धता रही। तो ये कुछ इससे संबंधित प्रश्न हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब देखिए ये प्रश्न उसी पर हैं जो है परियोजना कार्य के लिए। अब देखिए भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए खाद्य के मामले में कौन असुरक्षित है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में कौन लोग आते हैं, जैसे भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत भूमि है या बिल्कुल भूमि नहीं है या दूसरों की भूमि पर निर्भर है, और पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग यानी दूसरों को सेवाएं देने वाले, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित यानी जो दूसरों पर आश्रित हैं, भिखारी, और शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय कर रहे हैं, यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन वेतन कम मिल रहा है, और अनियमित श्रम बाजार यानी बाजार में भी पूरे समय उनको काम नहीं मिल रहा, कुछ समय काम मिल रहा है और कुछ समय नहीं मिल रहा। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं, यानी जब मौसम होता है तो काम मिलता है और जब मौसम नहीं होता है तो काम नहीं मिलता। उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से ये शहरी। अब यहाँ पर रामू की कहानी से हम लोगों को समझ में आएगा। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में काम करने वाला अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। चूँकि कृषि कार्य वर्ष में कुछ ही समय रहता है, पूरे साल नहीं रहता है, तो ये यहाँ पे पूरे साल इनका मतलब इन्हें रोज़गार नहीं मिला एक तरह से। और इनका एक बड़ा बेटा है सोमू जो 10 वर्ष का है, वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करता है और पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसके बदले में उसे सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं, वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक रूप से करती है और उसे अपना रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना भी मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वो अपने पति के साथ मिलकर खेती में भी काम करती है और उसकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है क्योंकि पूरे साल कृषि का कार्य नहीं चलता है, केवल जैसे बुवाई के समय, पौधारोपण के समय, फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब तक वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है और कभी कभी उसे काम मिल भी जाता है, जैसे ईंट के भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य, जैसे मकान वगैरह बन रहा है तो वहाँ पे उसे काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून यानी दोनों टाइम के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सकता है। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है, यानी काम मिल जाता है तब तो सही है, लेकिन जब कभी काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके
छोटे बेटों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से इस तरह से वो असुरक्षित रहता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का कल समझाएंगे।